Welcome dear students. Good morning all of you. Myself Amit Sharma. Dear students, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के हिंदी मीडियम के लिए आज लेक्चर नंबर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे थे रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। तो डियर स्टूडेंट्स, रासायनिक संयोजन के नियम में फर्स्ट नियम अपना कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट नियम हमारे पास था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम का प्रतिपादन किया था आंतोएव लावुशिए ने, जिसे हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का कुल द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इसको हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दौरान कुल द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। और हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस की बात कर ले तो रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर आएगा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। ठीक है, इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड नियम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन में। स्थिर या निश्चित संगठन का नियम, संगठन या हम बोल सकते हैं अनुपात। ठीक है, इसके कई नाम हैं। इसी को हम बोलते हैं स्थिर संगठन का नियम, इसी को हम बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, इसी को बोलते हैं हम निश्चित संगठन का नियम, और इसी को हम बोल देते हैं निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो डियर स्टूडेंट्स, प्रतिपादन किया जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने प्रतिपादन किया इस नियम का? जोसेफ प्राउस्ट ने इस नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, ये नियम क्या कहता है? ये नियम अपने से कहता है कोई भी यौगिक हमारे पास है, इस यौगिक का निर्माण हम कहीं भी करें, किसी भी विधि से करें और कहीं भी करें। ठीक है, मैं कहूं अमेरिका में बैठ के मैं इस यौगिक का निर्माण करूं, हिंदुस्तान में बैठ के मैं इस यौगिक का निर्माण करूं, राजस्थान जयपुर में बैठ के मैं इस यौगिक का निर्माण करूं, या कश्मीर में जाकर के इस यौगिक का निर्माण करूं। इस यौगिक को कहीं पर भी बनाएं और किसी भी विधि से बनाएं। इस यौगिक में जो अवयव उपस्थित होंगे, इन अवयवों का जो द्रव्यमान है ये स्थिर अनुपात में रहेगा। क्या रहेगा? इनके द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। मैंने आपसे क्या कहा? सबसे पहले अब हम सेकंड नियम पर डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड नियम हमारे पास है स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम। इसी को हम बोलते हैं निश्चित अनुपात या निश्चित संगठन का नियम। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, किसने किया? जोसेफ प्राउस्ट ने। क्या कहा? इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक का निर्माण किसी भी विधि से करें और कहीं पर भी करें, इस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक अवयव का द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहेगा। प्रत्येक अवयव के द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, या मैं कह दूं स्थिर रहेगा। मैंने आपसे कहा कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर के और मैंने CO2 का निर्माण किया। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर के मैंने CO2 का निर्माण किया। मैंने कोई भी हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन का दहन किया, तब भी मैं कहूँगा जल प्लस CO2 बनेगा। CO2 का निर्माण हम कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात जो आएगा, कार्बन एक परमाणु है, एक कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम, ऑक्सीजन है 16 दूनी 32, अनुपात हो गया 4 3 12 और 4 8 32। अब इस CO2 को चाहे हम समुद्र में बैठ के बनाएं, चाहे हिमालय पे बनाएं, चाहे कहीं पे भी बनाएं, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा? 3:8।
ठीक है, कितना रहेगा 3:8। हमने कहा जल के अणु का निर्माण हम किसी भी मेथड से करें, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 2:16 या मैं कह दूंगा क्या रहेगा 1:8 रहेगा। 2:16 रहेगा या मैं कह दूंगा 1:8 रहेगा। क्लियर? चलो आगे। अब हमारे पास इस नियम पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम थर्ड नियम पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस नियम पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम थर्ड नियम को डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट का एक सैंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल यानी प्रतिदर्श में कैल्शियम 40% है, कार्बन 12% है और ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन 48% हमारे पास है। ठीक है, अब हमसे कहेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट के दूसरे सैंपल के 10 ग्राम में, एक दूसरा सैंपल लिया हमने, उसके 10 ग्राम में कार्बन, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों का द्रव्यमान बताना है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कोई सा भी सैंपल लें, एक सैंपल लें, दूसरा सैंपल लें, तीसरा लें और कहीं पर भी लें, उसमें हमेशा कैल्शियम 40% रहेगा, कार्बन 12% रहेगा, ऑक्सीजन 48% रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? तो मैं कहूँगा 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का द्रव्यमान, कैल्शियम का द्रव्यमान, तो कैल्शियम का प्रतिशत कितना है 40/100 कितने ग्राम में 10 ग्राम में, तो ये आ गया 4 ग्राम। कितने ग्राम आ गया 4 ग्राम। फिर मैं कहूंगा कार्बन का द्रव्यमान निकालो, कार्बन का द्रव्यमान कितना प्रतिशत है 12%, तब मैं कहूंगा 12/100 गुणा 10, ये हो गया 1.2 ग्राम। मैं कह दूं ऑक्सीजन का द्रव्यमान बता दो, तो ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है 48% है, 48/100 गुणा 10 कितना आ गया 4.8 ग्राम। 4.8 ग्राम। क्लियर? कर लेंगे इस तरीके से। वापस देखिए क्वेश्चन क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट के एक सैंपल में कैल्शियम 40% है, कार्बन 12% है, ऑक्सीजन 48% है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के दूसरे सैंपल में जिसका 10 ग्राम है, इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कोई भी सैंपल ले लें, उसमें इनका प्रतिशत फिक्स रहेगा 40%, 12% और 48%। अब कैल्शियम के 10 ग्राम में निकालो कितना मात्रा कैल्शियम की आएगी। 40% का मतलब हो गया 100 ग्राम में 40 ग्राम, तो 100 ग्राम में 40 ग्राम है, तो कैल्शियम का 10 ग्राम में कितना आ जाएगा, कैल्शियम का द्रव्यमान 40/100 गुणा 10, कार्बन का आ जाएगा 12/100 गुणा 10 और ऑक्सीजन का आ जाएगा 48/100 गुणा 10। कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट थर्ड नियम हमारे पास आता है दो नियम हो गए रासायनिक संयोजन के। फर्स्ट नियम हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, प्रतिपादन किया था आंतोइन लावोसियर ने, जिसे हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। सेकंड नियम हो गया स्थिर अनुपात का नियम। थर्ड नियम आता है गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम आता है? गुणित अनुपात का नियम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, गुणित अनुपात के नियम में हम देखें तो इसका नियम जो है, इसका प्रतिपादन किया है डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने। प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन ने। इसने क्या कहा कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, ये मिलकर के दो या दो से ज़्यादा यौगिक बनाएं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से दो बन गए, एक बनेगा H2O,
एक बनेगा H2O2। ठीक है, दो तत्व आपस में जुड़ करके दो या दो से ज्यादा यौगिक बनाएं तथा इनमें एक एलिमेंट्स का द्रव्यमान कांस्टेंट हो, तो मैं कह दूंगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान। देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का, कितने हाइड्रोजन है यहाँ 2, तो ये कितना हो गया 2, यहाँ भी कितना हो गया 2 यूनिट। अब मैं कहूँगा हाइड्रोजन के फिक्स्ड द्रव्यमान के साथ जुड़े फिक्स्ड द्रव्यमान के साथ जुड़े ऑक्सीजन का द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ एक ऑक्सीजन है 16, यहाँ 2 ऑक्सीजन है 32। ठीक है, तो हाइड्रोजन के फिक्स द्रव्यमान के साथ जुड़े ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात बता दो कितना आया, तो अनुपात आया 1 गुणा 2 के गुणांक में। ठीक है, यानी कि अनुपात एक सरल गुणांक में आता है। तो ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब दो एलिमेंट्स दो तत्व परस्पर जुड़कर दो या अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, दो या अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तथा यदि इनमें एक एलिमेंट्स का द्रव्यमान एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित है तब इस निश्चित द्रव्यमान से जुड़े दूसरे तत्व का द्रव्यमान सरल गुणांकों के अनुपात में होता है, सरल गुणांकों के अनुपात में होता है। एग्जाम्पल मैंने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमने क्या बनाया, H2O जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है, दोनों में कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट द्रव्यमान से जुड़े हुए ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 और 32 हो गया, तो इनका अनुपात आ गया 1 गुणा 2 के गुणांक में। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, चलो और क्लियर करता हूं इसको। एक एग्जाम्पल और लिया मैंने आपके लिए, और एग्जाम्पल मैं ढूंढ के लाया। एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन से दो बन गए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम, यहाँ भी कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ 16 है और यहाँ कितना है 32। कार्बन का द्रव्यमान फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, कार्बन के निश्चित द्रव्यमान से जुड़े हुए ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात आ गया 1:2 के गुणांक में। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं डियर स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं हम आपसे कहें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से 5 ऑक्साइड बनेंगे। कितने ऑक्साइड बनेंगे 5, NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की परस्पर अभिक्रिया से कितने ऑक्साइड बनते हैं 5। नाइट्रोजन का द्रव्यमान यहाँ 14, यहाँ 28, यहाँ 28, यहाँ 28, यहाँ 28। ठीक है, मैं क्रम से बना दूं। यहाँ लेता हूं मैं N2O, यहाँ ले लेता हूं मैं NO, तो ये हो गया 28, ये हो गया 14। देखो क्यों हुआ, यहाँ हमारे पास है नाइट्रोजन 2 है, एक नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, 14 गुणा 2 कितना हो गया 28। यहाँ 14, यहाँ 28, यहाँ 28, यहाँ 28। ऑक्सीजन का 16,
48, 64, 80। देखो सभी जगह एक एलिमेंट्स का द्रव्यमान कांस्टेंट है क्या? नहीं है। नाइट्रोजन 28, 28, 28, 28, बट यहां पर क्या है 14 है। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान फिक्स करो। नाइट्रोजन का फिक्स द्रव्यमान, फिक्स्ड द्रव्यमान कर दो, या तो सभी को कन्वर्ट करके 14 में बदल दो या सभी को कन्वर्ट करके 28 में बदल दो। मैंने सभी को 28 कर दिया। 28, 28, 28, एक जगह चेंज करना पड़ा मुझे, बाकी कांस्टेंट हो गया। नाइट्रोजन का सभी में द्रव्यमान फिक्स हो गया। तो नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से जुड़े ऑक्सीजन का द्रव्यमान, या नाइट्रोजन पहले भी 28 था अब भी 28 है, तो ऑक्सीजन पहले भी 16 था अब भी 16 होगा। पहले 14 था नाइट्रोजन, अब 28 हो गया, तो ये 16 की जगह 32। बाकी वो नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं है, तो ऑक्सीजन में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो अनुपात क्या आ गया इसके ऑक्सीजन के द्रव्यमान का। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64 और 16 पंजे 80। 1, 2, 3, 4, 5। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 के समान सरल गुणांकों में ऑक्सीजन का द्रव्यमान आ गया। क्लियर? चलो आगे। ये नियम था हमारे पास कौन सा? गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम हो गया? गुणित अनुपात का नियम। 3 नियम हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, प्रतिपादन आंतोय लाउशिये ने किया। दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम, जोसेफ प्राउस्ट ने बताया। और तीसरा हो गया हमारे पास गुणित अनुपात का नियम, जिसे डाल्टन ने बताया। ठीक है, हमारे पास अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। केवल एक रिएक्शन दे दी जाए, एक ही अभिक्रिया दी हुई है, एक अभिक्रिया दी हुई है, तब मैं कहूंगा यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करेगी। कौन से नियम की पालना करेगी? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। 2 या अधिक अभिक्रियाएं हमें दी हुई हैं, और 2 या अधिक अभिक्रिया देने के बाद सभी अभिक्रियाओं में उत्पाद एक ही है। उत्पाद क्या है? समान है। उत्पाद समान आ जाए तब मैं कह दूंगा कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये स्थिर संगठन के नियम की पालना कर रहा है, स्थिर संगठन के नियम की पालना कर रहा है। और तीसरा हमारे पास 2 एलिमेंट्स दे देता है, और 2 एलिमेंट्स की अभिक्रिया से 2 या 2 से अधिक यौगिक बना रहा है। क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक यौगिक बना रहा है, तो समझ जाना ये क्वेश्चंस जो है इसमें गुणित अनुपात है। कौन सा अनुपात है? गुणित अनुपात है। कौन सा अनुपात है? गुणित अनुपात। ठीक है ना? 3 तरीके के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। केवल एक ही रिएक्शंस हमें दे रखी है, एक ही रिएक्शंस दे रखी है, तो मैं आपसे कहूँगा कि हमारे पास केवल फर्स्ट नियम की पालना हो रही है। और फर्स्ट नियम हमारे पास कौन सा है? फर्स्ट नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास हमें कह दिया जाए कि अलग अलग अभिक्रियाओं से एक ही प्रकार का उत्पाद बन रहा है और एक ही उत्पाद को अलग अलग अभिक्रियाओं से बना रहे हैं, तब मैं आपसे कहूँगा कि हमें कौन से नियम की, स्थिर संगठन के नियम की चर्चा कर रहा है। ठीक है। तीसरी बात आ गई, हमारे पास 2 एलिमेंट्स दिए हैं और 2 एलिमेंट्सों से 2 या 2 से ज़्यादा यौगिक बना रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा यौगिक बना रहा है। तो इस स्थिति में हम आपसे कहेंगे कि अब ये गुणित अनुपात के नियम की बात कर रहा है। कौन से नियम की बात कर रहा है? गुणित अनुपात के नियम की बात कर रहा है। ठीक है। कौन से नियम की बात कर रहा है? गुणित अनुपात के नियम की बात कर रहा है। अब हमारे पास आता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। चौथा नियम हम लेते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। कौन सा नियम लेते हैं? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन किया है रिच्टर नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया है?
प्रतिपादन रिचटर ने। किसने किया? रिचटर ने। इसने क्या कहा? जब दो एलिमेंट्स ए व बी तीसरे तत्व सी के निश्चित द्रव्यमान के साथ अलग अलग अभिक्रिया करते हैं तो प्राप्त यौगिकों में ए व बी के द्रव्यमान का अनुपात वही होता है जो इनकी परस्पर अभिक्रिया से बने यौगिक में होता है। दो यौगिक है मेरे पास ए और बी, ये दोनों अलग अलग क्रिया कर रहे हैं सी के साथ। सी का द्रव्यमान निश्चित है, तो सी का द्रव्यमान निश्चित है तो इससे जो यौगिक बनेगा, सपोज करो ए सी बन गया, इससे जो यौगिक बनेगा बी सी बन गया। सी का द्रव्यमान दोनों में निश्चित है तो इनमें द्रव्यमान जो आएगा किसका? ए और बी का। यही द्रव्यमान इनकी परस्पर अभिक्रिया से जो यौगिक बनेगा इसमें पाया जाएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कार्बन के साथ क्रिया कर रहे हैं अलग अलग। कार्बन का द्रव्यमान निश्चित है, कार्बन और हाइड्रोजन क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? CH4। कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे तो CO2। देखो CH4 और CO2 में कार्बन का द्रव्यमान फिक्स है 12 ग्राम, यहां भी कितना है? 12 ग्राम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखो, हाइड्रोजन का अनुपात आ गया 4, ऑक्सीजन हो गया 32, कितना आ गया? 1:8 आ गया। कितना आ गया? 1:8। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे आपस में तो इनसे जो यौगिक बनेगा उसमें भी अनुपात दोनों का होना चाहिए 1:8। इन दोनों की क्रिया से यौगिक बना H2O। H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात चेक करो, 2:16, यानी कि कितना आया? 1:8। देखो कितना है? 1:8। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चौथा नियम था हमारे पास, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? रिचटर ने। रिचटर ने क्या कहा? जब दो तत्व ए और बी तीसरे तत्व सी के निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग अभिक्रिया करते हैं और यौगिक बनाते हैं तो इन यौगिकों में इनका द्रव्यमान वही आएगा जो इनकी आपस में अभिक्रिया से बने यौगिक में रहेगा। मैंने एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग क्रिया करते हैं कार्बन के 12 ग्राम के साथ। ये बनाता है CH4 और ये बनाता है CO2। इस CH4 और CO2 में कार्बन का द्रव्यमान निश्चित है, दोनों में सेम है 12। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आ गया दोनों में 1:8। इसका मतलब हो गया कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो भी इनके द्रव्यमान का अनुपात रहना चाहिए 1:8। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, रासायनिक संयोजन के 4 नियम अपने कंप्लीट हो चुके हैं। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, प्रतिपादन किया आंतो एव लाउसिए ने, इसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। सेकंड नियम था स्थिर संगठन का नियम, प्रतिपादन किया जोसेफ प्राउस्ट ने। और थर्ड नियम था, ये था हमारे पास गुणित अनुपात का नियम, प्रतिपादन किया जॉन डाल्टन ने। और चौथा नियम जो हमने पढ़ा है ये था व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और इसका प्रतिपादन किया है किसने? रिचटर ने। क्लियर? अब हमारे पास संयोजन में 2 नियम और बच गए जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।